सो टेस्ट डिस्कशन आज प्रोकैरियोट्स पे है, जिनको मोनेरन्स भी कहते हैं, किंगडम प्रोकैरियोटी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन में, आपने इसको कंप्लीट अटेंड करना है, और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप पूछ सकते हैं। ये तुम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द वर्ड आर्किबैक्टीरिया, ए डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, मींस ट्रू बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया और रीसेंट बैक्टीरिया। तो आप जानते हैं कि जो आर्किबैक्टीरिया है ये रीसेंट जो है वो सॉरी एंशिएंट बैक्टीरिया है। और ये एंशिएंट बैक्टीरिया अबाउट we know that 3.6 billion years ago डेवलप हुए या इवॉल्व हुए, और इनको हम फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये भी इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और इसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो है वो एडवर्स कंडीशन के अंदर रहते हैं, एडवर्स कंडीशन, और जिसमें हाई टेम्परेचर को अगर हम देखें तो 120 डिग्री तक टेम्परेचर के अंदर ये रह सकते हैं। तो आर्किबैक्टीरिया ये एक अलग से डोमेन है। देखिए, अगर हम एक वर्ड यूज करते हैं डोमेन, ये सबसे बड़ा यूनिट है। तो डोमेन्स हमारे पास तीन है। एक डोमेन जो है वो आर्क्यू बैक्टीरिया की है, एक डोमेन जो है वो यू बैक्टीरिया की है, यू बैक्टीरिया की डोमेन जो है वो अलहदा है, और एक डोमेन ऐसी है जिसको हम कहते हैं यूकेरिया। यूकेरिया जो होता है इसके अंदर यूकैरियोट्स आ जाते हैं। तो टोटल तीन डोमेन है, दो डोमेन्स प्रोकैरियोट्स की हैं। ये दोनों के दोनों जो है इनको हम ओवरऑल प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि यू बैक्टीरिया और आर्क्यू बैक्टीरिया के अंदर बहुत से डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट डोमेन के अंदर रखते हैं। बहरहाल आर्क्यू बैक्टीरिया एंशिएंट बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, इस तरह के वर्ड जो है इसमें यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु कॉइन्ड द टर्म्स एनिमल क्यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। हम जानते हैं कि एक टर्म यूज किया गया था एनिमल क्यूज। एनिमल क्यूज का मतलब होता है देयर इज स्मॉल क्रिएचर, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक थी, जिसकी वजह से इसके लिए वर्ड स्मॉल क्रिएचर यूज किया गया था। और ये वर्ड किसने यूज किया था? एंटनी लिवन हुक, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच और चार्ल्स चैम्बरलैंड। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इसी ने, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर भी किया था, और इसने जब डिस्कवर किया तो उसके लिए वर्ड एनिमल क्यूज यूज किया। तो इसमें अल्फा जो है वो करेक्ट है। Question number 3 is who discovered the bacteria causing tuberculosis and developed various technique of media preparation and maintenance of pure culture। तो ये सारी की सारी जो टेक्निक्स हैं ये डेवलप की रॉबर्ट कोच ने। और आप जानते हैं कि इसने एक थ्योरी भी डेवलप की थी, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। और इस जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स थे जिसमें उसने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। ये इसमें आपको फीचर्स हैं वो मिलेंगे, आप इसके पोस्टुलेट्स अलग से पढ़ भी सकते हैं। और इन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स बताई मीडिया प्रिपरेशन की, इसने मीडिया को मेंटेन कैसे करना है जिसके अंदर बैक्टीरिया कल्चर करवाया जाता है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट जो लुइस पास्चर है, आपको इसकी कंट्रीब्यूशन भी पता होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे बहुत सारा काम किया। अब इसकी कंट्रीब्यूशन में एक कंट्रीब्यूशन ये है, इसने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कैन कॉज डिजीज, ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, ये लुइस पास्चर ने बताया। दूसरा, लुइस पास्चर ने, आप जानते हैं कि एक मेथड है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने का, पेस्चराइजेशन, ये भी लुइस पास्चर की कंट्रीब्यूशन के अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा लुइस पास्चर ने वैक्सीन डेवलप की, और वैक्सीन जो है वो डेवलप की अगेंस्ट द एंथ्रॉक्स, जो कि एक कैटल्स के अंदर डिजीज है, और फाउल कॉलरा, कॉलरा की डिजीज के अगेंस्ट इसने वैक्सीनेशन डेवलप की। तो ये इसकी डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं जो कि लुइस पास्चर ने दी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज वेरिएबल स्ट्रक्चर इन द बैक्टीरिया? क्रोमेटिन बॉडी, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम और कैप्सूल। आप जानते हैं बैक्टीरिया में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक है वेरिएबल और एक है इनवेरिएबल। तो इसमें जो वेरिएबल है वो आपको कैप्सूल मिलेगा, लेकिन बाकी जो आपको तीनों जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं ये तीनों के तीनों जो है ये इनवेरिएबल स्ट्रक्चर है। इनवेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये तमाम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। और वेरिएबल का मतलब होता है कि वो बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया वेरी करते हैं। वेरिएबल में बहुत सारे आ जाते हैं, कैप्सूल के साथ साथ स्लाइम भी वेरिएबल है, इसके अलावा प्लाज्मिड वेरिएबल है, फिर इसमें आप जानते हैं सिस्ट और स्पोर्स बनाते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, ये भी वेरिएबल्स होते हैं। फिर ग्रेन्यूल्स होते हैं, वेरिएबल होते हैं। फिर फ्लेजेला जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं। फिर इसमें पिल्लाए होते हैं जो कि अटैचमेंट के लिए हैं, और इसी तरह से फिम्रॉय जो होते हैं वो भी अटैचमेंट के लिए, ये भी वेरिएबल स्ट्रक्चर है। तो ये सारे के सारे वेरिएबल स्ट्रक्चर है। और इन वेरिएबल में इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर जो कि तमाम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्रोमेटिन बॉडी, या इसको हम न्यूक्लियोइड वर्ड यूज करते हैं। फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो भी तमाम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर अगर हम एक स्ट्रक्चर देखें, सेल वॉल, सेल वॉल तकरीबन तमाम बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, सवाए एक जीनस के
और वो है माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, और ये एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया भी है, ये भी आपने याद रखना है। और इसका साइज जो होता है दैट इज अबाउट 100 to 200 नैनोमीटर। इस तरह के सवाल इसमें से वेरिएबल इन वेरिएबल स्ट्रक्चर्स में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एक इन वेरिएबल स्ट्रक्चर में और लिख देता हूँ, मीसोसोम। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया के अंदर, मीसोसोम। और ये स्ट्रक्चर के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। आप जानते हैं कि यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया ये रेस्पिरेशन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। और इसी तरह से जो मीसोसोम होते हैं, इसके अंदर भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स के साथ साथ इसमें डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस के लिए भी एंजाइम्स हैं, सेल डिवीजन की तौर पे भी काम करता है। और स्पेसिफिकली जो एक प्रोसेस होता है जो कि हम इससे पहले बायोएनर्जेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, केमियोस्मोसिस। तो केमियोस्मोसिस जो होता है वो मीसोसोम जो होती है उसमें, या उसके जो है वो अक्रॉस प्रोटॉन मूव करते हैं। ये केमियोस्मोसिस प्लांट्स में थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे होता है, बैक्टीरिया के अंदर मीसोसोम में होता है, और यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर भी होता है। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इज द साइज ऑफ द स्पाइरोकीट इज 0.1 to 600 माइक्रोमीटर, 500 माइक्रोमीटर, 100 to 200 नैनोमीटर और 600 माइक्रोमीटर। तो ये आपको यहाँ 4 पॉइंट मिल रहे हैं, और इसमें से आपने स्पाइरोकीट का साइज बताना है। तो स्पाइरोकीट्स बड़े साइज के होते हैं, ये साइज इनका 500 माइक्रोमीटर होता है। और जो यहाँ पर ऑप्शन ये आपको नजर आ रही है, एक साइज रेंज है बैक्टीरिया के अंदर, यानी बैक्टीरिया में जो है वो 0.1 to 600 माइक्रोमीटर। ये मैंने आपको बता दिया कि माइकोप्लाज्मा जो है वो उसका साइज है, जो कि बहुत छोटे बैक्टीरिया होते हैं। 600 माइक्रोमीटर जो है ये हमारे पास एक ह्यूज बैक्टीरिया होता है। ह्यूज बैक्टीरिया का 600 माइक्रोमीटर तक साइज हो सकता है। अब वो ह्यूज बैक्टीरिया का नाम क्या है? उसका नाम है शुलोपिस्कियम फिशलसन। ये एक ब्राउन सर्जियन फिश के अंदर रहता है, और ये बहुत बड़े साइज का बैक्टीरिया होता है। तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इकोलाई एंड एग्जांपल्स ऑफ enterobacteria is a is a important for causing diarrheal diseases, its size is। अब यहाँ एक दो चीजें बता रहा है यहाँ। ये जो इकोलाई होते हैं, ये आप जानते हैं हमारी गट के अंदर सबसे ज्यादा कॉमन बैक्टीरिया है। और ये इंटेरोबैक्टीरियसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया गट के अंदर रहते हैं। इंट्रॉन वर्ड यहाँ पे इंटेरो। और ये क्या कॉज करते हैं? डायरियल डिजीज कॉज करते हैं, डायरिया वगैरह। एक तो यहाँ से मजीद एमसीक्यू भी बन सकते हैं इस ऑप्शन से। अब उसने पूछा इसका साइज, साइज रेंज उसकी क्या है? 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर विड्थ है, 2 to 6 माइक्रोमीटर लेंथ है, या 1.1 to 1.5 लेंथ और 2 to 6 विड्थ है, या 80, 600 या 500 और 50। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा है। इकोलाई जो होते हैं ये मीडियम साइज बैक्टीरिया होते हैं। साइज इसका 2 to 6 माइक्रोमीटर तक होता है लेंथ में, और विड्थ जो है इसकी 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर तक होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और सम मेंबर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, आर्कियोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। अभी हम इस पर बात कर चुके हैं। तो माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट है, और इसमें सेल वॉल नहीं होती, और साथ इसका साइज 100 to 200 नैनोमीटर तक प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज सम बैक्टीरियल सेल्स आर डैश एंड दे एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ शेप, सफेरिकल, प्लियोमॉर्फिक, ओवल और रॉड शेप। अब इसमें जो वैरायटी ऑफ शेप में एग्जिस्ट करते हैं उसके लिए टर्म यूज होती है प्लियोमॉर्फिक। और इसके अंदर एक बहुत कॉमन जो है वो स्पीशी है, बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर। ये प्लियोमॉर्फिक में, यानी जिसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं या मॉर्फोलॉजिकली उसके अंदर शेप चेंज हो सकती है, उसके लिए हम वर्ड प्लियोमॉर्फिक यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन कोकस डिवाइड इन 3 प्लेन इट विल प्रोड्यूस सार्सिना, टेट्रॉड, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस। तो 3 प्लेन में जब ये जाएंगे तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सार्सिना। अब देखें, एक तो यहाँ वर्ड यूज है कॉकस। कॉकस का मतलब ये होता है कि राउंड बैक्टीरिया, लाइक मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये लाइक दिस इज द कॉकस शेप। अब ये कॉकस जो है ये सिंगली भी एग्जिस्ट कर सकती है, या फिर ये दो कॉकस आपस में मिल सकते हैं। जब दो कॉकस मिलेंगे तो ये बन जाएगा डिप्लोकोकस। और डिप्लोकोकस के अंदर जो प्लेन ऑफ ड्वीन की अगर हम बात करें तो ये सिंगल प्लेन में ये प्रेजेंट होते हैं। और अगर ये 4 आपस में मिल जाएं तो इसको हम वर्ड यूज करते हैं टेट्राड। और इस वक्त जो है ये 2 प्लेन के अंदर रेंज होते हैं, टेट्राड। और इसी तरह से जब ये 8 का पैकेट इसके अंदर होता है लाइक दिस, ऐसे क्यूब सा बनाते हैं, तो इसके अंदर आपको 1, 2 और 3
थ्री प्लेन ऑफ डिवीजन मिलती हैं, और ये जो जिसमें थ्री प्लेन ऑफ डिवीजन मिली है, दिस इज कॉल्ड द सर्सिना। इसको हम सर्सिना कहते हैं। टेट्राड में टू प्लेन ऑफ डिवीजन, और डिप्लोकोकस में या डिप्लोकोकस के साथ अगर एक चेन आ जाए ऐसे कोकाई की, तो इसको हम स्टेप्टोकोकस कहते हैं। तो इसके अंदर भी आपको सिंगल प्लेन ही मिलेगी। तो इस तरह के सवाल जो है वो पेपर के अंदर आ सकते हैं। समटाइम शेप कुछ इस तरह की होती है कि ना वो राउंड लगती है ना वो रॉड लगती है, ऐसे ओवल से होती है। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है कोकोबैसिलस। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपने याद रखनी है, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। दीज बैक्टीरिया वेरी रेयरली हैव फ्लैजेला। कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरली और स्पाइरलम, तो किसमें फ्लैजेला रेयरली प्रेजेंट होते हैं? द ऑप्शन इज द कोकाई। मोस्टली अगर हम बात करें तो मोस्टली आपको फ्लैजेला इनके अंदर मिलते हैं, यानी कि रॉड में और स्पाइरल में फ्लैजेला ज्यादा कॉमन होते हैं। कोकाई जो है ये राउंड है, तो इसका मतलब है कि राउंड में फ्लैजेला जो है वो कॉमन नहीं होते। तो ये बात आपने जब याद रखनी है। अब लाइक अगर एक बैक्टीरिया में यहाँ बनाता हूँ और आपने पढ़ा भी हुआ है, लाइक ये आपकी बुक के अंदर उन्होंने ये डायग्राम दिखाई। अब ये वाला शेप जो है ये रॉड शेप है, या बहुत कॉमन बैक्टीरिया जो रॉड शेप आपके पास है वो इकोलाई है, जिस पर बैक्टीरियोफेज का अटैक भी होता है। तो ये रॉड जो है, अब समटाइम शेप भी बनी हो सकती है कि अगर आपको ये शेप दिखाई इसमें फ्लैजेला है, और इस तरह से एक और शेप ऐसे स्पाइरल फॉर्म में आपको अगर मिलेगी, तो आपको उसके अंदर भी फ्लैजेला मिलेगा। लेकिन अगर शेप ऐसे राउंड है, तो इसका मतलब है उसके अंदर फ्लैजेला नहीं होगा। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से किसके अंदर फ्लैजेला होगा? तो रॉड और राउंड दोनों में फ्लैजेला हो सकते हैं। Question 11 is bacteria can also detect and move in response to chemical signal. This type of behavior is called chemotrophism, chemotaxis, locomotion और repulsion. तो बैक्टीरिया के अंदर जो लोकोमोशन होती है उसको हम कीमोटैक्सिस कहते हैं। ये जो कीमोट्रोफिज्म है ये भी आपने पढ़ी होगी, प्लांट्स के अंदर ये मूवमेंट होती है, बैक्टीरिया के अंदर ये नहीं होती। तो ये आपने इसमें याद रखना है। कीमोटैक्सिस भी हो सकता है। फिर एक वर्ड यूज होता है फोटोटैक्सिस, और ये भी जो मूवमेंट होती है फिर इस वजह से ज्यादा कॉमन किसके अंदर होंगी? ये रॉड शेप के अंदर कॉमन होगी, और स्पाइरल बैक्टीरिया के अंदर ये कॉमन होगी, क्योंकि उनके अंदर फ्लैजेला है, और ये फ्लैजेला की मदद से जो है वो मूव करते हैं। तो इसमें दो तरह की मूवमेंट आ जाती है। पॉजिटिव मूवमेंट भी हो सकती है, नेगेटिव मूवमेंट भी हो सकती है। पॉजिटिव मूवमेंट हम उस वक्त कहेंगे जब टूवर्ड्स स्टिमुलस जा रहा होगा, यानी अगर ये पूछा जाए कि वो लाइट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव फोटोटैक्सिक मूवमेंट शो कर रहे हैं। नेगेटिव उस वक्त होता है जब वो अवे फ्रॉम स्टिमुलस जाएगा। तो इस तरह के सवाल अगर आ जाए तो गौर से उसको पढ़ना है। ये क्या हुआ, ये तो नहीं पूछ रहा कि टुवर्ड स्टिमुलस या अवे फ्रॉम स्टिमुलस, तो उसमें ये डिफरेंस आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 इज द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर सेक्सुअल कांटेक्ट बिटवीन द बैक्टीरिया इज कॉल्ड फ्लैजेला, मेसोसोम, प्लाज्मिड और पिलाए। सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं पिलाए, या अगर मजीद इसको मैं करेक्ट कर दूं तो उसको हम सेक्स पिलाए कहते हैं। अब सेक्स पिलाए जो है दिस इज वन ऑफ द अपेंडेज, अपेंडिज कहते हैं, जो कि किसी स्ट्रक्चर से अराइज हुआ हो, और ये हॉलो होते हैं, और ये नॉन हेलिकल होते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब अटैचमेंट किस तरह से? जब दो बैक्टीरिया आपस में अटैच होते हैं, लाइक यहाँ देखें एक बैक्टीरिया है, ये क्या करता है, ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है, ये दूसरे बैक्टीरिया के साथ अटैच हो। अब इनके दरमियान जो अटैचमेंट हुई है ये आपको मिल रही है इनमें कॉन्जुगेटिंग ट्यूब, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। अब इस कॉन्जुगेटिंग ट्यूब के जरिए ये मटेरियल को एक से दूसरे में भेजेगा। किस तरह से मटेरियल को एक से दूसरे में भेजेंगे? लाइक देखें ये इसके अंदर क्रोमाटिन मटेरियल है, दोनों के अंदर मैं बना देता हूँ कि ये आपको यहाँ क्रोमाटिन मिल रहा है, लेकिन एक के अंदर यहाँ हमारे पास एक और स्मॉल सर्कुलर डीएनए है, एंड दैट स्मॉल सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। लेकिन दूसरे के पास प्लाज्मिड नहीं है। तो अब हम जिसके पास प्लाज्मिड है उसको कहते हैं एफ पॉजिटिव, और जिसके पास प्लाज्मिड नहीं उसको हम कहते हैं एफ नेगेटिव। अब एफ पॉजिटिव इसमें क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्लाज्मिड के अंदर एक जीन होता है, और वो जीन जो है उसको हम कहते हैं फर्टिलिटी जीन, इस वजह से एफ पॉजिटिव कहते हैं। अब ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन क्या होता है? देखिए कॉन्जुगेशन के दौरान ये जो जीन होता है ये रेप्लिकेट करके ये यहाँ से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, और जब वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो उसके अंदर जाकर भी ये उसी तरह से प्लाज्मिड बना लेगा, जिस वजह से ये एफ नेगेटिव जो होता है वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है एफ पॉजिटिव। दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन के रिजल्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या चेंज आती है बैक्टीरिया के अंदर, तो आप बताएंगे एफ नेगेटिव एफ पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है। और इसमें एफ पॉजिटिव जो होता है हमेशा ये डोनर होता है, यानी ये फर्टिलिटी जीन को देता है, और एफ नेगेटिव जो होता है ये हमेशा रिसिपिएंट होता है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, थोड़ा सा फर्दर एडवांस कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे नहीं है। आपने चीजों को
पूरी तरह से कवर करना है, और पूरी तरह से कवर करने के लिए ये तमाम जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पता होने चाहिए। बाकी फ्लैजेला का भी आपको बता दिया, मिजोजोम का भी बता दिया, प्लाज्मिड जो है इसका भी हमने बात कर ली। प्लाज्मिड जो है ये जेनेटिक रिसर्च में वेक्टर के तौर पे यूज होता है, आप ये जानते हैं। प्लाज्मिड में आपने डिफरेंट टाइप्स जो है वो पढ़ी है आपकी बुक के अंदर, उसमें उसने PSC101 पढ़ी हुई है, एक PBR322 पढ़ी हुई है। और आप जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जीन्स होते हैं। प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होती है, इसमें ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंस होती है, इन तमाम चीजों के लिए इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है। तो PS101 के अंदर, PBR322 के अंदर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंस होती है। अगर PS101 की बात करें तो इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस होती है, और इसमें टेट्रासाइक्लिन के साथ साथ एम्पिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंस होती है। ये इसमें आपने बात याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सॉरी सेल इन्वेलप ऑफ द बैक्टीरियल सेल इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सेल इन्वेलप में क्या क्या चीजें होती है, कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। क्या नहीं होता इसके अंदर, इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। तीनों चीजें मिलके यानी कि कैप्सूल, स्लाइम और सेल वॉल, ये मिलकर सेल इन्वेलप बनाते हैं। और ओवरऑल इसके लिए एक वर्ड और भी यूज किया जाता है, वो भी आपने याद रखना, दिस इज कॉल्ड द ग्लाइकोकैलिक्स। ये इसके सेल इन्वेलप को कहते हैं। और अगर इसकी हम अरेंजमेंट देखें कि किस तरह से प्रेजेंट होता है, तो आपने याद रखना है कि स्लाइम जो है वो आउटर मोस्ट होता है। अगर तीनों प्रेजेंट है, यानी स्लाइम और कैप्सूल, ये दोनों में से एक भी प्रेजेंट हो सकता, दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन स्लाइम आउटर मोस्ट होता है। कैप्सूल जो है अगर स्लाइम के साथ प्रेजेंट है तो ये इनर टू स्लाइम होता है। और सेल वॉल भी क्योंकि इनका ही पार्ट है, तो सेल वॉल सेल इन्वेलप में इनर मोस्ट होती है, यानी सबसे नीचे की तरफ होती है। तो स्लाइम जो होती है वो एक लूज सी शीट होती है, और कैप्सूल जो होता है वो एक कम्पैक्ट होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आइडेंटिफाई करें, अब ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये इसमें इसकी सेल वॉल में बाहर बना देता हूँ येलो कलर में जो आपको नजर आ रही है। अब इसके बाहर की तरफ मैं इसमें ऐसे लूज सी शीट बना लेता हूँ। एक तो ये, दूसरा मैं यहाँ अगर ड्रॉ करूँ तो मैं एक दूसरी तरह से सेल मेम्ब्रेन पहले बनाता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो येलो कलर की सेल वॉल बना देता हूँ, ये सेल वॉल इसमें आ गई। और फिर उसके बाहर मैं अगर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, ये। तो अब आपको आइडेंटिफाई अगर करना हो कि कौन सा कैप्सूल है कौन सा स्लाइम है, तो आपने बताना है कि क्योंकि ये लूज शीट नजर आ रही है, सो दिस इज द स्लाइम, और ये कॉम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है, ये कैप्सूल होता है। कैप्सूल जो होता है वो थिक और गमी होता है, जिसकी वजह से ये अटैचमेंट इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में प्रोवाइड करता है। स्लाइम जो होता है ये इसको प्रोटेक्शन देता है, पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करता है, और अदर जो फेगोसाइटोसिस से इसको बचा लेता है। क्वेश्चन नंबर 14 is speak of the component which is comparatively in greater amount in gram negative cell wall। अब ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो एक टेबल भी बना हुआ है और आपकी बुक के अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, आपने इसको याद रखना है कि कौन सा किसके अंदर जो है वो ज्यादा होता है। अब वो कह रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव सेल वॉल में क्या चीज ज्यादा होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपिड्स, टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड। तो लिपिड्स होती है वो ज्यादा होती है ग्राम नेगेटिव के अंदर, बाकी सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव के अंदर जो है वो ज्यादा होते हैं। अब मसलन पेप्टाइडोग्लाइकन है, पेप्टाइडोग्लाइकन को अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव में 50% ड्राई वेट का होता है, और नेगेटिव में ये 10% ड्राई वेट का होता है, इतना इसके अंदर जो है फर्क होता है। और इसमें लिपिड्स की अगर हम बात करें तो लिपिड जो है ये पॉजिटिव के अंदर जो होता है ये 1 to 4% होते हैं, और नेगेटिव के अंदर जो लिपिड्स होते हैं वो 11 to 12% होते हैं, ये पूछा जा सकता है। ये दोनों के दोनों टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड ये पॉजिटिव के अंदर होते हैं। अगर नेगेटिव में हम देखें तो नेगेटिव में पोलीसेक्राइड्स होते हैं, और लिपोपोलीसेक्राइड्स है वो प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम सेल वॉल की थिकनेस की बात करें तो थिकनेस जो होती है वो ज्यादा पॉजिटिव साइड पे होती है, दैट इज अबाउट 20 to 80 नैनोमीटर। और जो नेगेटिव साइड है उसके अंदर थिकनेस होती है वो कम होती है, जो कि अबाउट 8 to 11 नैनोमीटर तक होती है। परमेबिलिटी जो है वो ज्यादा पॉजिटिव की साइड पे होती है, यानी कोई चीज अगर पास करें तो पॉजिटिव में से ज्यादा पास कर सकती है, नेगेटिव में परमेबिलिटी कम होती है। और नेगेटिव के अंदर एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, सेल वॉल के या पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर की तरफ एक लेयर मिलती है, लेकिन पॉजिटिव में वो लेयर जो है वो नहीं मिलती। तो इस तरह के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, वो तमाम डिफरेंसेस जो है वो आपने याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोइड इज विजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग विद, इसके साथ स्टेन करते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आए। तो यहाँ हमारे पास एक स्पेसिफिक स्टेन है, इसको फ्यूजन स्टेन कहते हैं, ये आपने याद रखना है। बाकी भी कुछ स्टेन्स लिखे हुए हैं, इनके बारे में सवाल आ सकते हैं। क्रिस्टल वॉयलेट जो है ये प्राइमरी डाई है, जो कि आप जानते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में हम डाई की बेस पर जो है वो डिफरेंस देखते हैं कि अगर तो वो प्राइमरी डाई को रिटेन कर लेते हैं पॉजिटिव है, और अगर प्राइमरी डाई को रिटेन नहीं करते तो वो नेगेटिव होते हैं। अब ये सेफ्रनिन और ये हमारे पास एसिड फिशन जो है
ये दोनों के दोनों सेकेंडरी डाई। ये सवाल आ सकता है कि सेकेंडरी डाई, जिसको आप पिंक रेड करते हैं, ये ग्राम नेगेटिव रिटेन करते हैं, और जो प्राइमरी डाई होती हैं दैट इज अ पर्पल डाई या क्रिस्टल वॉलेट। इस तरह का सवाल भी आ सकता है। Question number 16 is resistance to bacteria against all type of unfavorable condition is provided by cyst, spores, both cysts and spores, mesosome। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि तमाम तरह की कंडीशंस के लिए जो अनफेवरेबल कंडीशन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो स्पोर्स होते हैं। और स्पोर्स जो है हर तरह की कंडीशंस के लिए, स्पोर्स दो तरह के होते हैं, ये एंडो भी हो सकते हैं और ये एक्सो भी हो सकते हैं। तो ये भी आपने इसके अंदर जो है याद रखना। सिस्ट जो होते हैं मेनली, अगर इसके अंदर देखें कि सिस्ट किस तरह से किस चीज के रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ये स्पेसिफिकली डेसिकेशन के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम दोनों का, स्पोर और सिस्ट का, आप प्राइमरी रोल आपसे पूछा जाए कि ये क्या काम करते हैं, इनका रोल क्या है, तो प्राइमरी रोल इनका सर्वाइवल या प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 is unlike the green plants with their chlorophyll in chloroplast, bacterial chlorophyll is found in the leucoplast, found in the chromoplast, dispersed in the cytoplasm, dispersed in the nucleus। तो आप जानते हैं इसके अंदर कोई ऑर्गेनल तो होती नहीं है, जिसकी वजह से इसका जो बैक्टीरियल क्लोरोफिल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्पर्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, मिल्क इज पेस्चराइज्ड बाय हीटिंग एज डैश डिग्री फॉर डैश सेकंड एंड डैश डिग्री फॉर डैश मिनट्स। क्योंकि पेस्चराइजेशन की एक टेक्निक है जिसमें हम मिनट्स के लिए और सेकंड्स के लिए कितना कितना टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसमें जो सेकंड्स के लिए 71 डिग्री या 72 डिग्री 15 सेकंड्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, और 62 डिग्री जो है वो 30 टू 32 मिनट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पूछा जा सकता है कि हम कितना टेम्परेचर पेस्चराइजेशन में यूज करते हैं टू प्रिजर्व द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। Question number 19 is bacterial membrane is differs from the eukaryotic membrane in lacking protein, in lacking cholesterol, polysaccharide और lipids। तो क्या फर्क होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में? ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक से कैसे डिफरेंट होती है? क्योंकि उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता या उसके अंदर स्टीरोल प्रेजेंट नहीं होता, उसको स्टीरोल भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स होते हैं उसकी मेनली दो फॉर्म कॉमन है। एक तो बाइलेयर बना रही है जो फॉस्फोलिपिड होते हैं, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल जो कि उसमें इंटरवल्स में प्रेजेंट होते हैं। और जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 20 इज बैक्टीरिया वर डिस्कवर्ड बाय लीवनहुक, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच और ग्रिफ्थ। तो बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था लीवनहुक ने, और ये डिस्कवर किया था 1673 में। और इसने माइक्रोस्कोप भी इसी ने बनाई थी, फर्स्ट माइक्रोस्कोप। उसमें जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप बनी थी वो 1665 में बनी। सॉरी, वो जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, वो फर्स्ट माइक्रोस्कोप जो बनी थी वो रॉबर्ट हुक ने बनाई। ये और उसके कुछ सालों के बाद फिर लिवन हुक ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, और उसके लिए वर्ड जो है वो यूज किया एनिमल क्यूब्स। उसके बाद 21 नंबर है बैक्टीरिया दैट कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन इज विब्रियो कॉलरी, कॉर्नीबैक्टीरियम, बैसिलस इंथ्रेसिस और इकोलाई। तो कॉमनली जो प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया अपने बहुत सी जगहों पे पड़ा हुआ है। इकोलाई ये कॉमनली ह्यूमन गट के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये जैसे हमने इससे पहले पढ़ा है कि कुछ डायरियल डिजीजेस जो है ये कॉज करता है। वैसे तो सारी बैक्टीरिया हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये बैक्टीरिया आपको मिलेगा इकोलाई, ये ह्यूमन गट के अंदर प्रेजेंट होता है। बाकी विब्रियो कॉलरा है, ये कॉलरा की डिजीज कॉज करता है। इस तरह से कॉर्नियो बैक्टीरिया, ये इसको डिप्थीरिया भी कहते हैं। और एंथ्रोसिस जो है जो कि एंथ्रॉक्स की डिजीज कॉज करते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह के बैक्टीरिया हैं जो डिफरेंट डिजीजेस कॉज करते हैं, जो जो आपकी बुक में कहीं पे भी लिखा हुआ है, चाहे इस चैप्टर में है या किसी और चैप्टर में है, लाजमी आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। 22 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए डिफरेंट डिजीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है। विच आर फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स द बैक्टीरियल डिजीजेस? कॉलरा, मम्स, मीजल्स, एंथ्रॉक्स, फ्लॉ। इसमें आप देखें जो मम्स और मीजल्स हैं ये दोनों वायरल हैं, तो ये नहीं आएगा। मलेरिया ये प्रोटोजोइक डिजीज है, मम्स है वायरल है, पोलियोमाइलिटिस वायरल है, बोटलिज्म और टाइफाइड ये बैक्टीरियल है। अब याद रखना कौन सी बैक्टीरियल कौन सी वायरल है। टेटनस है चार्ली में, बैक्टीरियल है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल है। मीजल्स ये वायरल आ गई इसके अंदर। गनोरिया और लिप्रोसी ये दोनों के दोनों बैक्टीरियल है, तो इसमें भी एक वायरल आ गई है। डेल्टा को देख रहे हैं, कॉलरा, नमूनिया, ट्यूबरकुलोसिस, साइफिलस, डिप्थीरिया, ये सारी की सारी जो है डिजीजेज ये आपको मिलेगी बैक्टीरियल डिजीजेस। ये
तो ये जितनी पॉसिबल बैक्टीरियल डिजीजेज हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, इनको आपने याद रखना है। और इसी तरह से कुछ और डिजीजेज जो है यहाँ पर मैं, जैसे ये प्लॉक जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीजेज है, ठीक है। और इसको यर्सीनिया बैक्टीरिया जो है वो कॉज करता है। लेप्रोसी जो है ये एक स्किन की, आईज की, लाइनिंग ऑफ नोज, नर्व्स की डिजीज है, ठीक है। एंथ्रासिस जो है ये वाइल्ड एनिमल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो डिजीजेज हैं ये बैक्टीरिया कॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फूड पॉइजनिंग एंड गैस फॉर्मिंग रॉड शेप बैक्टीरियम इस शिगेला, क्लोस्ट्रीडियम, साल्मोनेला और इकोलाई। फूड पॉइजनिंग में अगर देखें तो पहले तीनों बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। शिगेला भी है, क्लोस्ट्रीडियम भी है, साल्मोनेला भी है और इकोलाई भी। लेकिन उसमें साथ का है गैस फॉर्मिंग रॉड शेप बैक्टीरिया। तो गैस फॉर्मिंग जो बैक्टीरिया है ये क्लोस्ट्रीडियम, ये क्लोस्ट्रीडियम है और ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड द बोटुलिज्म। बोटुलिज्म जो होती है, दिस इज द सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ टेट्रासाइक्लिन इज डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, डेफनेस, डिस्कलरेशन ऑफ टीथ और एलर्जी। तो आप जानते हैं डिजीजेस जो सॉरी एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके डिफरेंट एडवर्स इफेक्ट होते हैं। हर एक का एडवर्स इफेक्ट आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है। तो टेट्रासाइक्लिन का जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो है डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, स्पेशली इन द यंग चिल्ड्रन। तो इसमें 4 लिखा है। 26 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। मिल्क इज फर्मेंटेड बाय राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। तो मिल्क की जो फर्मेंटेशन होती है, आप जानते हैं बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन करते हैं तो इसमें लैक्टोबैसिलस यूज होता है। ये भी सवाल आ सकते हैं क्योंकि लैक्टो देखें, लैक्टो वर्ड मिल्क से जो है वो आता है, तो लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया जो है उनके बारे में भी आपको जो है वो याद रखना है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दूं। एक है जो राइजोबियम है और एजेटोबैक्टर है, ये दोनों के दोनों सॉइल बैक्टीरिया हैं, सॉइल के अंदर होते हैं और साथ ही ये दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देखिए बात याद रखनी है कि ज्यादातर जो बैक्टीरिया आपके पास मेंशन है वो ग्राम नेगेटिव है। मैं यहाँ पे कुछ जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आपको बैक्टीरिया बता देता हूँ जिनका आपको याद रखना है कि कौन से नेगेटिव है कौन से पॉजिटिव है। और ये जो बैक्टीरिया है ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि सॉइल में है और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अच्छा, यहाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक छोटी सा टेबल बना देता हूँ और इसमें आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ग्राम पॉजिटिव हैं जो आपने याद रखने हैं और कौन कौन से जो है वो ग्राम नेगेटिव है। ये जो यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ ये आप याद रखें ताकि आपको अगर कोई सवाल इस तरह का आ जाए तो आपकी बुक में जो लिखे कम से कम वो आपको पता होना चाहिए। देखिए ग्राम नेगेटिव की एक लिस्ट छोटी सी बना देता हूँ। एक है क्लोस्ट्रीडियम, सॉरी पॉजिटिव की बना रहा हूँ, पहले क्लोस्ट्रीडियम है। इसके अलावा एंथ्रोसिस जो कि एंथ्रॉक्स कॉज करते हैं। इसी तरह से डिप्थीरिया, कॉर्नियो बैक्टीरिया जिसको हमने कहा। इसके अलावा ऑरियस, ये भी पॉजिटिव होते हैं। फिर नीमोकोकस जो नमूनिया कॉज कर रहे हैं ये भी पॉजिटिव है। फिर ट्यूबरक्लोसिस जो कॉज कर रहे हैं, माइकोबैक्टीरियम, ये भी पॉजिटिव होते हैं। और एक्टिनोमाइसिटीज, तो ये कुछ मैंने नाम लिख दिए हैं, आपने ये याद रखने हैं कि ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव, ज्यादातर नेगेटिव होते हैं। जैसे मैंने कहा बहुत कॉमन जो आपके पास है जो नेगेटिव है उसमें इकोलाई नेगेटिव है। फिर आपके पास जो विब्रियो है वो भी नेगेटिव है। सोलमोनीला बैक्टीरिया नेगेटिव में आएगा। फिर एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया सोडोमोनास, ये भी नेगेटिव है। फिर हमने भी पढ़ा था फूड पॉइजनिंग केस कॉज करता है शिगीला, ये भी नेगेटिव है। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कॉज करता है ट्रेपोनीमा प्लिडियम, ये भी नेगेटिव है। फिर एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज गोनोरिया कॉज करता है, नाइजीरिया गोनोरोआ, ये भी नेगेटिव है। फिर जैसे मैंने आपको बताया एजेटोबैक्टर भी आपको नेगेटिव मिलेगा। राइजोबियम जो है ये भी आपको नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव बैक्टीरिया की एक लंबी लिस्ट है जो कि नेगेटिव बैक्टीरिया, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं जो यहाँ आपके पास हैं। तो इस तरह से आपने दोनों तरह के बैक्टीरिया को याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, बैक्टीरिया डिफर्स फ्रॉम द वायरसेस इन पैथोजेनिक नेचर, हैविंग वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, लैकिंग प्रॉपर न्यूक्लियस। तो क्या फर्क है बैक्टीरिया और वायरस के अंदर? पैथोजेनिक नेचर तो दोनों की है। वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म, यस बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वायरस में नहीं है। जेनेटिक मटेरियल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। लैकिंग प्रॉपर न्यूक्लियस, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या चीज है बैक्टीरिया में? वो है वेल डिफाइंड साइटोप्लाज्म, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स नहीं है लेकिन साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 28,
Bacteria living in the human's large intestine that feed on undigested food without harming the host are termed as predators, symbionts, commensals और parasites. तो जो बैक्टीरिया होस्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं, जो कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जिनको हम कहते हैं, और स्पेसिफिकली वहां पर वो बैक्टीरिया विटामिन के की प्रोडक्शन करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि हमें उनसे क्या फायदा मिलता है, विटामिन। और उनको क्या फायदा मिलता है, साफ उनको वहां रहने की जगह मिल रही है, ऑर्गेनिक फूड मिल रही है। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, ग्लाइकोकैलिक्स विच इज द म्यूसिलेज शीट, ऊपर हमने बात की है, ऑफ ए बैक्टीरियल सेल में अकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट कॉल्ड डैश, और इट में बी थिक एंड टफ कॉल्ड डैश। अभी मैं आपको ऊपर बता के आया कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये सेल इन्वेलप को कहते हैं, जिसमें तीन चीजें आ जाती हैं, स्लाइम, कैप्सूल और सेल वॉल। तो बता रहा है कि लूज शीट किसकी होती है और थिक और टफ कौन सा होता है। मैंने बताया था कि लूज शीट स्लाइम होता है और थिक जो होता है वो कैप्सूल होता है। तो इसके अंदर जो बीटा है ऑप्शन ये करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पीशी ऑफ। क्योंकि देखिए आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ये भी देखा है कि जो इंसुलिन बन रही है, तो कौन सा बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने में यूज होता है, एक्सक्रेशिया कोलाई, राइजोबियम, माइकोबैक्टीरियम और स्कैरोमाइसिस। तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सक्रेशिया कोलाई, क्योंकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं और इनसे कमर्शियली इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है। राइजोबियम का आपको बता चुका हूं कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ये पैरासिटिक हैं और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज कॉज कर रहे हैं। अब स्कैरोमाइसिस जो यहाँ वर्ड यूज हुआ है, ये एक यीस्ट है और ये एक फंजाई है। और अगर ये सवाल आया था कि बताएं इस पूरी लिस्ट के अंदर ऑड क्या है, तो ये ऑड इन लिस्ट है। ऑड इन लिस्ट का मतलब ये है कि ऊपर वाले तीनों तो बैक्टीरिया हैं, यानी कि प्रोकैरियोट्स हैं, लेकिन आप जानते हैं कि जो यीस्ट है या फंजाई है ये यूकैरियोट्स हैं। इस वजह से सवाल ये भी आ सकता है कि आप इस लिस्ट के अंदर ये बताएं डिफरेंट कौन सा है। तो इस केस में ये आ सकता है। यीस्ट जो है ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, इसके बहुत से इकोलाई के साथ जो है वो पैरेलल फंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से हम इस यीस्ट के लिए एक नाम यूज करते हैं, इसको हम इकोलाई ऑफ फंजाई भी कहते हैं। इकोलाई ऑफ फंजाई, क्योंकि इसके पैरेलल रोल है फंजाई की तरह। जैसे फंजाई की कमर्शियल इंपॉर्टेंस है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में, इसी तरह से यीस्ट की भी इंपॉर्टेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 31, कॉमन बैक्टीरियम यूज्ड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इकोलाई, राइजोबियम, डिप्लोकोकस और स्पाइरलम। इसमें आपने याद रखना है कि जो इकोलाई अगेन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो रहा है, क्योंकि आप देखें इंसुलिन भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही प्रोड्यूस करवाई जाती है, तो ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। सो इसमें अल्फा जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इस तरह डिजीजेस के पॉजिटिव एजेंट आ सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीजेस आपने लाजमी पढ़नी है। जहां जहां भी बुक में लिखी हुई है, कहीं पर कोई भी डिजीज लिखी है, आपने उसको एक लिस्ट बना लेनी है। ऊपर मैंने आपको बता भी दिया है काफी हद तक, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोबैक्टीरियम और नीमोकोकस। तो आप जानते हैं कि ये माइकोबैक्टीरियम जो है ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है, विच इज वन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज। क्वेश्चन नंबर 33, BCG वैक्सीन इज प्रिवेंटिंग मेयर अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, एड्स और कॉलरा। क्योंकि ये बड़ी कॉमन वैक्सीन है, इसलिए यहाँ पे वर्ड बीसी यूज हुआ है, और ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए अगेंस्ट ही यूज की जाती है या कम्युनिटी डेवलप की जाती है। सो आपने एक तो याद रखना है कि BCG जो है ये किस चीज का एब्रिविएशन है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज द बैसिलस कैलमेटी ड्यूरिंग। ये जो बैसिलस बैक्टीरिया है उसके से डेवलप की गई वैक्सीन, तो ये अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस जो है वो यूज होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉफिक, क्लोस्ट्रिडियम, राइजोबियम, एनाबीना और एजोटोबैक्टर। इसमें जो ऑटोट्रॉफिक है वो एनाबीना है। ये एक्चुअली एक साइनो बैक्टीरिया का मेंबर है और इसमें फोटोसेंसिस होती है। लेकिन याद ये रखना है कि इसके अंदर जो फोटोसेंसिस होती है वो ऑक्सीजेनिक फोटोसेंसिस, और ये फोटोसेंसिस बिल्कुल जैसे प्लांट के अंदर फोटोसेंसिस होती है, इस बैक्टीरिया के अंदर वैसे फोटोसेंसिस होती है। लेकिन हमारे पास कुछ बैक्टीरिया जिनमें नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसेंसिस होती है, या मैं वर्ड यूज करूंगा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसमें जो बहुत कॉमन है, आपकी बुक में मेंशन भी है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है ये यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, ये वाटर यूज नहीं करते। लेकिन साइनोबैक्टीरिया या एनाबीना जो है ये वाटर यूज करते हैं।
और वाटर यूज करके ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से मैं इसको ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहता हूँ। और आप ये देखते हैं कि ये सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एक एंशिएंट फॉर्म है जो कि बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, gram staining differentiate bacteria by the chemical and physical properties of their cytoplasm, cell wall, plasmamembrane और plasmid। देखिए जो ग्राम स्टेनिंग है उसने बैक्टीरिया को जो डिफरेंशिएट किया है, उसने सेल वॉल की बेस पर डिफरेंशिएट किया। तो आपकी बुक के अंदर जो टेबल बना उसके अंदर एक्चुअली सेल वॉल की प्रॉपर्टीज बताई गई है कि सेल वॉल की कंपोजिशन, सेल वॉल की थिकनिंग, सेल वॉल के अंदर इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, तो ये तमाम की तमाम चीजें सेल वॉल की ही कंपेयर की गई हैं। सो ग्राम स्टेनिंग जो है ये इसने इस चीज को जो है वो कंपेयर किया। तो आप जानते हैं ग्राम स्टेनिंग के अंदर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट करना होता है। अगर तो जैसे ग्राम स्टेनिंग के अंदर हमने लिखा था कि रिटेन द प्राइमरी डाई, प्राइमरी डाई को रिटेन करते हैं, और वो डाई कौन सी है, पर्पल डाई है, ये क्रिस्टल वाले डाई है, तो इसको हम कहते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव है। और अगर वो रिटेन करता है सेकेंडरी डाई को, या इसको काउंटर स्टेन भी कहते हैं, और इसमें मोस्टली सेफ्रन यूज होती है, या एसिड क्रिस्टन यूज होती है, और यहाँ पर जो पर्पल डाई है वो यूज होती है क्रिस्टल वाले। और ये जो डाई है ये पिंक डाई है, पिंक या रेड। तो अगर रिटेन करेंगे सेकेंडरी डाई के तो उसको हम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं, जिसमें डिफरेंस जो स्टेनिंग का है वो आपको मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? दे हैव अ थिकर लेयर ऑफ पेप्टाइडिक लाइकेन इन द सेल वॉल, दे रिटेन द क्रिस्टल वाले डाई, दे आर स्टेन्ड पिंक और रेड बाय द काउंटर स्टेन, ऑल आर करेक्ट। तो आप जानते हैं कि ग्राम नेगेटिव के लिए मैंने भी आपको बताया है कि दे स्टेन पिंक और रेड बाय काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन का मतलब होता है कि इनको दोबारा से स्टेन किया जाना। अब दोबारा से स्टेन जो है वो किस तरह से करते हैं देखें। लाइक मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या मतलब है स्टेन करने का। ग्राम स्टेनिंग में प्रोसीजर क्या यूज किया गया, देखिए प्रोसीजर एक ये यूज किया गया कि एक बैक्टीरिया है, लाइक इस बैक्टीरिया के ऊपर उन्होंने डाई किया और इस पे प्राइमरी डाई अप्लाई किया, और जब प्राइमरी डाई अप्लाई किया तो इस पे कलर हो गया। और उसके बाद ये फिनोमिना होता है कि इसके अंदर आयोडीन यूज करते हैं, और आयोडीन जो होता है वो एक मॉडिरेंट का काम करता है जो उसको फिक्स करता है। और उसके बाद फिर हम इसको वॉश करते हैं, और वॉश कैसे करते हैं, वॉश करते हैं अल्कोहल के साथ। और जब ये अल्कोहल के साथ वॉश करते हैं तो अगर तो ये कलर रिटेन कर गया, लाइक मैं कहता हूं कि ये डाई को रिटेन कर गया या डी कलराइज नहीं हुआ, और हमने कहा कि ये रिटेन द डाई, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बैक्टीरिया जो है वो पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन अगर हमने एक बैक्टीरिया लिया और उसको उसी तरह से डाई किया, प्राइमरी डाई किया उसको, और प्राइमरी डाई करने के बाद हमने उसको जो है वो फिक्सेटिव या मॉडरेंट भी डाला उसपे, और लेकिन जब हमने उसको वॉश किया तो वॉश करने के बाद जब उसको हमने देखा तो वो उसका रंग उतर गया, डी कलराइज हो गया। अब जब वो डी कलराइज हो गया तो अब हमने इसके ऊपर जो है वो डाला सेकेंडरी डाई। अब हमने इस पे अप्लाई करना है सेकेंडरी डाई, और जब सेकेंडरी डाई इस पे अप्लाई करेंगे तो अब जब इसको हम वॉश करेंगे तो अब हम देखेंगे कि ये इसको रिटेन करेंगे, इसने ये रिटेन किया। तो जब ये सेकेंडरी डाई को रिटेन करेंगे तो इसको हम पॉजिटिव कहेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव में ये फर्क होता है कि ये डिफरेंट डाई को जो है वो रिटेन करते हैं, तो ये आपने इसमें याद रखना है। जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 37, which of the following bacteria do not stain by the grams method? E. coli, mycoplasma, spirochetes और treponema pallidum। अब ये देखेंगे कि किसको हम ग्राम मेथड यूज नहीं कर सकते, हम इसको माइकोप्लाज्मा को ग्राम मेथड यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें तो सेल वॉल ही नहीं है, और हमने देखा था कि ग्राम स्टेनिंग के अंदर तो सेल वॉल जो होती है वो रिटेन करते हैं कलर को, जो उसकी बेस पर हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को। इस पे ग्राम स्टेनिंग का मेथड अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद 38 नंबर पे आ जाए, which of the following is used as decolorizer in gram staining method? अभी मैं आपको बता चुका हूँ, क्रिस्टल वालेट, आयोडीन, अल्कोहल एसीटोन और सफरन और कार्बोमाइल्फिशन। तो आप जानते हैं कि अल्कोहल एसीटोन ये एक्चुअली डीकलराइजर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ये आपने इसके अंदर है वो याद रखना है। बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसमें आप देखें क्रिस्टल वॉलेट जो है ये प्राइमरी डाई के तौर पे यूज होते हैं, ये दोनों के दोनों जो है वो सेकेंडरी डाई है जो कि यूज होते हैं। और ये एक फिक्सेटिव या मॉडरेंट किसको हम कहते हैं,
जो यहाँ पर यूज होगा, ये आपको डी कलराइजर जो है वो मिल रहा है। ये सवाल, चारों सवाल आ सकते हैं, जो कि चारों चीजें आपको यहाँ पे मेंशन की गई। क्वेश्चन नंबर 39, दिस ए फ्री लिविंग एरोबिक नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब इसमें फ्री लिविंग भी है, एरोबिक भी है, और नॉन फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। आपके पास ऑप्शन है एजोस्पाइरिलम, नॉस्टॉक, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। तो इसके अंदर मैं आपको ऊपर बता के आया हूं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है वो एजेटोबैक्टर यहाँ पर आपको डेल्टाइज। वैसे राइजोबियम भी और एजेटोबैक्टर दोनों ही हमने ऊपर पढ़े हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, फॉर बैक्टीरियल ट्रांसडक्शन विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? Transfer of genetic material from one bacterium to another bacteria by conjugation. Transfer of some gene from one bacteria to another bacteria through virus. Bacteria obtain DNA from other external sources. Bacteria obtain its DNA from the mother. अब ट्रांसडक्शन क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, जिसके अंदर वायरस का होना जरूरी है। देखिए यहाँ तीन चीजें मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए। ऊपर मैं कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन करके आया हूँ, यहाँ मैं आपको ट्रांसडक्शन बताता हूँ कि ट्रांसडक्शन कैसे होती है। देखिए ट्रांसडक्शन तब होगी जब एक बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को वायरस ट्रांसफर करेगा। वो एक बैक्टीरिया को लेके आया और वहां से उसने जेनेटिक मटेरियल यहाँ ट्रांसफर कर, दिस इज अ ट्रांसडक्शन। अब कॉन्जुगेशन का मैंने वो पहले एक्सप्लेन कर दिया। एक वर्ड यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको भी आप साथ इसके कंपेयर कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया किसी भी इन्वायरमेंटल जो है वो किसी भी कंडीशन से अगर जेनेटिक मटेरियल को अपने अंदर लेके जाता है तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें कोई अदर सोर्स नहीं होगा, डायरेक्टली वो इन्वायरमेंट से अपटेक कर लेगा। और कॉन्जुगेशन क्या होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल जाता है। Question number 41 is the first bacterium isolated was Coccus, Bacillus, Vibrio और Spirochete। तो पहला बैक्टीरिया जिसको आइसोलेट किया गया वो बैसिलस था, और ये जो है वो रॉड शेप बैक्टीरिया था, और ये रॉबिट कोच ने इसको आइसोलेट किया क्योंकि आइसोलेशन की टेक्निक उसके और कॉवर्कर ने बताई थी। और ये बैक्टीरिया जो था वो शीप के अंदर था, और शीप में ये एंथ्रॉक्स कॉज कर रहा था। ये आपकी बुक से ही लाइन ली गई है और वहां ये लिखा हुआ है कि रॉबर्ट कोच ने एक डेड शीप से रॉड शेप बैक्टीरिया को लिया, और रॉड शेप को आप जानते हैं हम बैसिलस शेप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच आर फॉलोइंग और थिक, रिजिड एंड स्पाइरल? स्पाइरिलम, स्पाइरोकीट्स, कॉकस और बैसिलस। तो इसके अंदर जो स्पाइरलम है ये थिक और रिजिड होते हैं, और जो स्पाइरोकीट होते हैं ये थिन और फ्लेक्सिबल होते हैं। दोनों में ये फर्क है, दोनों के दोनों स्पाइरल, लेकिन थिक, रिजिड और थिन फ्लेक्सिबल का फर्क आ जाएगा। Question number 43 is which of the following has a chain arrangement? Streptobacillus, Streptococcus, Staphylococci और both A and B। तो जो वर्ड स्टेप्टो आ जाएगा इसका मतलब वो चेन अरेंजमेंट है, जिसकी वजह से यहाँ दोनों आ जाएंगे, बोथ ए एंड बी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि बैसिलस वो रॉड वाले हैं और कॉकस राउंड वाले हैं। जो स्टेफेलो होता है ये एक एसिमेट्रिकल डिवीजन आपको मिलती है, और जस्ट लाइक द क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स, इसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, सिंपली ऐसे बैक्टीरिया आपस में राउंड होते हैं बैक्टीरिया, और ये ऐसे क्लस्टर्स ऑफ ग्रेप्स की तरह अटैच होते हैं। स्टेफलो, लेकिन स्टेप्टो आएगा तो एक चेन की फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, a bacterium with tuft of flagella at both pole is called Lophotrichus, Monotrichus, Peritrichus और Amphitrichus। दोनों तरफ अगर आए तो ये एम्फी वर्ड, एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। और अगर एक तरफ टफ्ट है तो उसको लोफोट्राइकस कहेंगे, टफ्ट एट वन पोल। और मोनोट्राइकस का मतलब होता है कि उसमें सिंगल पोलर फ्लेजेलम हो, यानी एक ही फ्लेजेलम हो, तो इसका मतलब है कि वो लोफो होता है। पेरिट्राइकस का मतलब होता है कि फ्लेजेला जो है उसमें ऑल अराउंड द बॉडी प्रेजेंट हो, उसको हम पेरिट्राइकस कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन है इसमें फ्लेजेला की बेस पे। 45, which of the following structure provide great pathogenicity to the bacteria? अभी मैंने आपको बताया है कि जो स्लाइम होता है इसको प्रोटेक्शन भी देता है, पैथोजेनिसिटी भी प्रोवाइड करता है, और फेगोसाइटोसिस से भी इसको बचाता है। 46, एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायरिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन किसको कम चाहिए होती है? कंपाइलोबैक्टर, स्पाइरोकीट, इकोलाई और सोडोमोनास। तो इसके अंदर ये कंपाइलोबैक्टर जो है इसको लो कंसंट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से जो सोडोमोनास है ये एरोबिक बैक्टीरिया है, इनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। और जो स्पाइरोकीट्स हैं ये एन एरोबिक बैक्टीरिया हैं, और जो इकोलाई हैं ये दोनों तरह की इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं फैकल्टेटिव एन एरोबिक, ये वर्ड इसके लिए यूज किए जा सकते हैं। 47, who developed the vaccine against the anthrax? लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, लीवन हुक और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो लुइस पास्चर का मैं ऊपर बता के आया हूं कि कॉलरा के अगेंस्ट,
और एंथ्राक्स के अगेंस्ट लुइस पास्चर ने वैक्सीन डेवलप की। वैसे एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन फर्स्ट टाइम डेवलप की थी अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है, इसने फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है वो डेवलप की थी। तो ये इसमें सॉरी फर्स्ट एंटीबायोटिक डेवलप की थी, मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, फर्स्ट एंटीबायोटिक, और वो आप जानते हैं पेंसिलिन इसने डिस्कवर की थी। इसने फर्स्ट टाइम अगर पूछा जाए वैक्सीनेशन किसने डेवलप की, जो मेथड डेवलप किया था वैक्सीनेशन का, और ये किसके अगेंस्ट ये डेवलप किया था, एक वायरल डिजीज के अगेंस्ट। और वो वायरल डिजीज कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स की डिजीज थी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें साइंटिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशन। 48 क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मिड। प्लाज्मिड आप जानते हैं बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, एक वेरिएबल स्ट्रक्चर है। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इन बैक्टीरियम, कैरी जीन्स दैट बेनिफिट द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ बैक्टीरिया, ऑल और करेक्ट फॉर द प्लाज्मिड। ये चार्ली करेक्ट नहीं, उसने पूछा कौन सी करेक्ट नहीं है, ये ट्रू नहीं है। ये रिक्वायर्ड नहीं है मेटाबॉलिज्म की, क्योंकि ये वेरिएबल है, अगर है तो भी बैक्टीरिया जो है मेटाबोलाइज करता रहता है, और अगर नहीं है तो बैक्टीरिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी मेटाबॉलिज्म इफेक्ट नहीं होती। बाकी दोनों ऊपर वाली ट्रू है प्लाज्मिड के लिए। क्वेश्चन नंबर 49 इज इन कॉन्ट्रारी टू द यूकैरियोट्स, यानी उससे डिफरेंस क्या है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला मेड अप ऑफ फ्लैजेलन प्रोटीन, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन, मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन और मेड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। तो जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला होता है उसमें फ्लैजेलन प्रोटीन होती है, और जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला होता है उसमें आप जानते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं, और उसको हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कह सकते हैं, या हम वर्ड यूज करते हैं कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या है, दैट इज 9+2 अरेंजमेंट। ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल की अरेंजमेंट, यही फ्लैजेला के अंदर मिलती है और यही सीलिया के अंदर मिलती है। लेकिन यूकैरियोट के अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, उसमें फ्लैजेलन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। 50 एमसीक्यूज है, केमिकल सब्सटेंस यूज्ड ऑन लिविंग टिश्यूज दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड। अब लिविंग टिश्यूज पे जो हम यूज करते हैं वो है एंटीसेप्टिक्स, और जो नॉन लिविंग टिश्यूज पे यूज करते हैं वो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं। तो ये यूज करते हैं नॉन लिविंग सरफेस पे, ये भी आपने याद रखना है। बाकी एंटीबायोटिक आप जानते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए मॉरली यूज करते हैं। वैक्सीन जो है ये भी हम इंजेक्ट करते हैं बॉडी को इम्यून करने के लिए अगेंस्ट द वायरल और बैक्टीरियल डिजीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैपिड ग्रोथ एट द एक्सपोनेंशियल रेशियो अकर्स इन व्हिच फेज ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डेक्लाइन फेज। तो इसमें जिसमें रैपिड ग्रोथ होती है वो लॉग फेज है। अब लैग फेज जो होती है इसके अंदर ग्रोथ नहीं होती, या स्पेसिफिकली प्रिपरेशन हो रही है, क्योंकि हम देखें ग्रोथ कब बनाते हैं ऐसे, ये, तो इसके अंदर ये वाली जो है इसको लैग फेज कहते हैं। ये लॉग है क्योंकि इसके अंदर बड़ी तेजी से उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज करना, डिवीजन का मतलब नंबर इंक्रीज होते हैं उसके। यहाँ पर जो अगली फेज आती है इसको हम कहते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी फेज के अंदर क्या होता है, इसमें जो ग्रोथ का रेट होता है दैट बिकम इक्वल्स टू द डेथ रेट, ये इसके अंदर है। और डिक्लाइन या डेथ फेज होती है, इसमें जो डेथ रेट होता है वो ग्रोथ रेट से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज करना शुरू कर देती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन, कि किस वक्त कौन सी फेज चल रही है। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो बैक्टीरिया में लॉग फेज चल रही होती है, समटाइम उसके नंबर जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो स्टेशनरी फेज में आपसे पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की बताएं पॉपुलेशन में क्या चेंज आती है, तो आप बताएंगे कि इसमें पॉपुलेशन जो होती है वो कांस्टेंट रहती है। यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन में क्या चेंज आती है, तो आप बताएंगे कि पॉपुलेशन इसमें डिक्रीज कर रही है। और लॉग फेज के अंदर पॉपुलेशन में क्या चेंज आती है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह के सवाल भी पेपर के अंदर पूछे जा सकते हैं। So that's all about today's discussion on chapter prokaryotes और kingdom Monera. अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो पूछ सकते हैं।